हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। सो हमारी HTET TGT PGT इंग्लिश सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। टुडे इज़ आर डे 8। स्टार्ट करते हैं NCERT को। बिहाइव बुक हमने स्टार्ट की हुई है। लेसन नंबर 6 पे हम पहुंच गए हैं। आज उसी को रीड करेंगे। लेसन नंबर 6 है माई चाइल्डहुड। माई चाइल्डहुड, और ये कहाँ से लिया गया है? विंग्स ऑफ फायर। विंग्स ऑफ फायर किसकी ऑटोबायोग्राफी है? APJ अब्दुल कलाम की। ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, मार्क कर लो, इम्पोर्टेंट है। APJ अब्दुल कलाम के द्वारा लिखा गया है ये विंग्स ऑफ फायर। इनकी ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है इनका, और उसी से लिया गया है माई चाइल्डहुड। APJ अब्दुल कलाम कौन हैं? वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट इनको बोला जाता है। तो इन्होंने अपने बचपन के बारे में बताया हुआ है इस लेसन में। पेरेंट्स के बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल, फादर कौन थे? जनालुबिद्दीन, और मम्मी का नाम था आशियामा। ये बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं थे और ना ही ज़्यादा अमीर थे। नॉट एजुकेटेड, नॉट रिच। और इनके लिए एक वर्ड यूज़ हुआ है एस्ट्रे। एस्ट्रे मतलब थोड़े सिंपल, स्ट्रिक्ट और सीवियर थे, ठीक है। इनके घर में मतलब ये बहुत सिंपल सादे से लोग थे, एक तरीके से आप ये समझो। तो फीड करते थे अपने घर में बहुत से लोगों को डेली। मतलब जैसे कोई पहले पुराने टाइम में क्या होता था कि जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती थी, तो कोई भी आता था तो वो कई दिन रुक के फिर जाता था, ना फ़ोन पे बात होती थी। तो इस तरीके से मतलब उनके घर में बहुत से लोग फीड करते थे डेली। नेक्स्ट, हाउस एंड फैमिली के बारे में बताया गया है। उनकी 3 ब्रदर थे, 1 सिस्टर थी। कहाँ पे रहते थे? एंसेस्टर्स के पुराने घर में वो रहते थे, जिसको बोलते थे वो पक्का हाउस। पक्का हाउस मतलब ईंट वगैरह से बना हुआ था, इसलिए पक्का हाउस। मॉस्क स्ट्रीट में था, यानी कि मस्जिद के पास था, मस्जिद वाली स्ट्रीट में था। कहाँ पे? रामेश्वरम में। 1931 में इनका बर्थ हुआ रामेश्वरम में, ठीक है। फर्स्ट अर्निंग जब उनकी हुई वो कब हुई? देखो, ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जो अब्दुल कलाम थे वो 8 साल के थे, और उस टाइम पे टैमरिंड होता है इमली, टैमरिंड सीड्स की जो डिमांड थी वो वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम पे बढ़ी हुई थी। ये ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम पे टैमरिंड सीड की जो डिमांड थी वो बढ़ी हुई थी, और इसी का फ़ायदा अब्दुल कलाम ने उठाया और उन्होंने वहाँ पे मार्केट में जाके टैमरिंड सीड्स को सेल करना शुरू कर दिया, जिसके लिए वो डेली एक अन्ना मतलब कमा लेते थे। और उनके जो कज़न थे शमसुद्दीन, वो क्या करते थे? न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूटर थे, मतलब न्यूज़पेपर बांटने का काम करते थे। और उन्होंने APJ अब्दुल कलाम को एज अ हेल्पिंग हैंड उनको एक काम दे दिया, मतलब कि वो हेल्प कर ले और कुछ पैसे वो उनको दे देंगे। मतलब इस तरीके से उनका जो फर्स्ट अर्निंग थी APJ अब्दुल कलाम की, उनकी फर्स्ट अर्निंग 8 साल की उम्र में उन्होंने की थी। अब है टीचर सेक्शन। जब अब्दुल कलाम 5th क्लास में थे तो उनके स्कूल में नए टीचर आते हैं कोई, ठीक है, नए टीचर जो कि हिंदू होते हैं। अब अब्दुल कलाम के फ्रेंड्स थे, अब्दुल कलाम खुद मुस्लिम, लेकिन उनके फ्रेंड्स थे जो वो थे हिंदू, जैसे रामानंदा शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन। ये सब हिंदू थे, लेकिन ये जो इनका बताया गया है कि ये कहाँ कौन कौन थे और बड़े हो के क्या बनते हैं, ठीक है, ये एक बार आप देख लेना। जैसे रामानंदन शास्त्री जो थे पक्षी लक्ष्मण शास्त्री के बेटे थे, जो कि रामेश्वरम टेम्पल पे बहुत अच्छे प्रीस्ट थे, मतलब पुजारी थे, बहुत अच्छे हाई पुजारी थे। आगे है अरविंदन ने क्या हुआ? बड़े होकर कि ट्रांसपोर्ट का बिजनेस शुरू कर दिया। ट्रांसपोर्ट किसके लिए अवेलेबल करवाते थे? वो पिलग्रिम्स के लिए, जो तीर्थयात्री होते हैं उनके लिए। आगे है शिव प्रकाशन ने क्या किया? कैटरिंग सर्विस शुरू की। रेलवे स्टेशन जो साउथर्न रेलवे है उसमें कैटरिंग का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, ठीक है। तो ये बड़े होकर क्या बने उसके बारे में है। अभी देखो, जब ये इंसिडेंट होता है तो अब्दुल कलाम 5th क्लास में होते हैं, और क्या इंसिडेंट होता है कि टीचर आते हैं, न्यू टीचर आए हैं। नॉर्मली जैसे अब्दुल बैठे हुए हैं अपने फ्रेंड रामानंदन शास्त्री के साथ, ठीक है। तो ये रामानंदन शास्त्री हिंदू और अब्दुल जी मुस्लिम, ठीक है। तो इन दोनों को एक साथ बैठा देखकर जो टीचर हैं वो बोलते हैं कि ये मतलब अलग अलग बैठो। एक तरीके से अब्दुल कलाम जी को बोलते हैं कि तुम पीछे वाले बेंच पे चले जाओ। और वो ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो टॉलरेट नहीं कर पाते कि एक हिंदू जो पादरी का बेटा एक मुस्लिम के साथ बैठा हुआ है। फिर इस बात पे जो इसके फादर थे, लेटर रामानंदन के जो फादर थे, उन्होंने टीचर को डांटा इस बात के लिए, मतलब उनसे कहा कि ऐसे जो ये पॉइजन है, मतलब सोशल सेपरेशन हिंदू मुस्लिम का धर्म का, जो ये पॉइजन है, मतलब जहर है, ये इसको मत फैलाओ बच्चों में। और टीचर ने इसके लिए सॉरी फील किया जो उन्होंने हरकत की। अब है साइंस टीचर एंटी कास्टिस्ट एक्शन। साइंस टीचर जो थे वो बहुत मतलब एक तरीके से कास्ट सिस्टम जो था उसके एंटी थे, ठीक है। देखो कौन थे वो साइंस टीचर थे? शिव
शिव सुब्रमण्य अय्यर, शिव सुब्रमण्य अय्यर, ध्यान रखना शिव सुब्रमण्य अय्यर ये कौन थे, ब्राह्मण थे। तो लेकिन इनकी जो वाइफ थी ना वो थोड़ा कंजर्वेटिव यानी कि रूढ़िवादी थी, मतलब कास्ट सिस्टम में बिलीव करती थी एक तरीके से। तो उन्होंने अपनी वाइफ को ठीक करने के लिए या फिर उसकी मेंटालिटी को ठीक करने के लिए क्या किया कि अब्दुल कलाम को अपने घर पे बुलाया खाना खाने के लिए, होम फॉर अ मील। वाइफ ने रिफ्यूज़ कर दिया, उनकी वाइफ ने, जो टीचर की वाइफ थी, उन्होंने कहा कि मैं इनको खाना सर्व नहीं करूँगी। लेकिन फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने खुद अब्दुल कलाम को खाना सर्व किया और ये सब देख के और बोला कि नेक्स्ट टाइम भी हमारे घर आना। ही सेड अब्दुल टू कम अगेन नेक्स्ट वीक, अगले वीक भी आना। अब फिर नेक्स्ट वीक क्या हुआ कि उनकी वाइफ को ये रियलाइज़ हुआ तो उन्होंने अगले वीक नेक्स्ट वीक हिज वाइफ सर्व फूड टू अब्दुल कलाम बाय हर ओन हैंड्स, खुद के हाथों से उसने खाना सर्व किया। तो इस तरीके से मतलब उसने अपनी वाइफ को सिखाया कि कास्ट सिस्टम कुछ भी नहीं होता एक तरीके से। अब है इनहेरिटेंस में क्या मिला, यानी कि उनको पूर्वजों से क्या मिला है, अच्छे विचार। इनहेरिटेंस होता है कि एग्जैक्ट वर्ड नहीं मेरे को याद आ रहा, जैसे जो भी चीज़ हमें मतलब अपने एंसेस्टर से मिलती है, फॉर एग्जांपल ज़मीन होता है, तो इनको अपने उसमें क्या मिला था एक तरीके से विचारों में। तो फादर साइड से इनको मिली थी ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन और फेथ इन गुडनेस, मतलब अच्छी सोच में, अच्छे विचारों में विश्वास, ठीक है। मदर की तरफ से क्या मिला था इनको, काइंडनेस। अब्दुल कलाम जब बड़े हुए तो उन्होंने अपने पापा से पूछा कि मैं रामानाथनपुरम में पढ़ने के लिए जाना चाहता हूँ। कहाँ पे, रामनाथपुरम। तो उनके फादर ने उनको हाँ बोल दिया इसके लिए कि हाँ तुम पढ़ सकते हो। लेकिन उनकी जो मदर थी वो थोड़ा सा उदास हो गई कि मैं बेटे को ऐसे दूर भेजूंगी, और मतलब थोड़ा सा मदर इमोशनल हो जाती है, आपको पता ही है। लेकिन तो उनके फादर क्या बोलते हैं, उनको कंसोल करते हैं, मतलब उनको सांत्वना देते हैं मदर को, और बोलते हैं एक स्टेटमेंट, किसको रेफर करते हैं वो, खलील गिब्रन, इसको ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है। खलील गिब्रन की स्टेटमेंट उनके फादर देते हैं उनकी मदर को कंसोल करते हुए। खलील गिब्रन कौन है, द पर्शियन फिलोसफर, और वो क्या बताते हैं, उनकी जो थॉट है, मेंटालिटी, उसके बारे में, फिलोसफी के बारे में बताते हैं। उनकी वाइफ को क्या बोलते हैं, योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, जो तुम्हारे बच्चे हैं वो तुम्हारे बच्चे नहीं हैं, दे आर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ, मतलब उनकी खुद की भी अपनी लाइफ है, वो अपनी लाइफ जीने के लिए मतलब हैं, चाहे वो बेटा है चाहे वो बेटी है। दे कम थ्रू यू, मतलब वो बोलते हैं कि ये तुम्हारे द्वारा आए हैं, मतलब यू आर अ सोर्स बट नॉट फ्रॉम यू, लेकिन तुमसे नहीं है। मतलब तुम ये मत समझो कि तुमने इनको पैदा किया है, तुम ये समझो कि यू आर अ सोर्स जिसने इनको जन्म दिया। यू मे गिव दैम यूर लव, तुम इनको अपना प्यार दे सकती हो, बट नॉट योर थॉट्स, तुम इनको अपना प्यार दे सकती हो बट अपने विचार नहीं दे सकती, क्योंकि उनके पास अपने विचार हैं और हर इंसान के पास अपने विचार होते हैं, इसलिए किसी को फोर्स नहीं कर सकती तुम, ठीक है। तो ये सब अपनी वाइफ को उन्होंने समझाया। इस लेसन में गांधी जी की एक स्टेटमेंट दी हुई है, इसको ध्यान रखना, इंडियंस विल बिल्ड देयर ओन इंडिया, मतलब इंडियंस जो है वो अपने इंडिया को खुद बनाएंगे, ये स्टेटमेंट है, ये ध्यान रखना कि इस लेसन में दी हुई है। सो ये था हमारा लेसन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट देखते हैं हमारा चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर 7th, रीच फॉर द टॉप। रीच फॉर द टॉप, टॉप यानी कि जो टॉप पे हैं, एक आध उनके एग्जांपल्स हैं और उन्हीं के बारे में। फर्स्ट पार्ट है इसमें संतोष यादव के बारे में, संतोष यादव के बारे में बताया हुआ है। कौन थी वो, द ओनली वुमेन इन द वर्ल्ड हु हैज़ स्केल्ड माउंट एवरेस्ट ट्वाइस। कौन है संतोष यादव, संतोष यादव ने वो पहली वुमेन है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को 2 बार चढ़ा है, 2 बार मतलब क्लाइम किया है माउंट एवरेस्ट को। तो उनके बारे में बताया गया है। बोर्न 6th चाइल्ड आफ्टर, मतलब 5 भाइयों के बाद जो संतोष यादव है वो 6ठी बहन थी, मतलब 5 भाई और 1 बहन। विलेज कौन सा, जोनियावास इन रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में है। संतोष का मीनिंग क्या है, कंटेंटमेंट। संतोष का मीनिंग क्या होता है आपको पता ही होगा, ये बहुत ईजी है। संतोष मतलब सेटिस्फैक्शन, एक तरीके से सेटिस्फैक्शन होना, ठीक है। तो 16 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई, फोर्सफुली 16 साल की उम्र में फोर्स टू मैरिज। तो उन्होंने घर छोड़ दिया एंड गेट एनरोल्ड इन अ स्कूल इन दिल्ली, दिल्ली में उन्होंने एडमिशन ले लिया एक स्कूल में। पास्ड हाई स्कूल पास किया, वेंट टू हाई स्कूल पास करने के बाद वो जयपुर चली गई और ज्वाइन किया महारानी कॉलेज, जयपुर में महारानी कॉलेज उन्होंने ज्वाइन किया। हॉस्टल था उनका कस्तूरबा हॉस्टल, ये ध्यान रखना। और जो कस्तूरबा हॉस्टल का फेस किधर था, अरावली हिल्स की तरफ। अरावली हिल्स मतलब उनके हॉस्टल में से, उनके रूम में से दिखाई देती थी, ठीक है। सेव्ड मनी एंड एनरोल्ड इन अ कॉलेज एट उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ
उन्होंने पैसे बचाए और एनरोल किया एक कोर्स में, किसमें, जो उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, यानी कि एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया उन्होंने, कौन सा, जो माउंटेनियरिंग के लिए फेमस था, यानी कि जो माउंट एवरेस्ट की चढ़ाइयाँ वगैरह चढ़ते हैं उनके लिए था, तो उन्होंने वो कोर्स ज्वाइन किया। 1992 में, यानी कि 20 साल की उम्र में ज्वाइन किया उन्होंने अरावली माउंटेनर्स जो थे, मतलब वहाँ पे जो अरावली पर चढ़ने वाले जो माउंटेनर्स थे उनको ज्वाइन किया। बिकम यंगेस्ट वुमेन इन द वर्ल्ड टू अचीव द फीट, मतलब उसको पार करना या उस तक पहुँचने वाली सबसे कम उम्र की महिला बनी वो अरावली माउंटेन्स पे चढ़ के, मतलब पहली और सबसे कम उम्र की इस हाइट को अचीव करने वाली वुमेन बनी संसार की पहली। शी वॉज नॉट एबल टू मैनेज क्लाइंबर ले डाइंग एट द साउथ पोल। अब अरावली हिल्स में जब वो, मतलब अरावली की तरफ जब वो चढ़ी माउंटेन्स में, तो क्या हुआ कि वो मैनेज नहीं कर पा रही थी, बहुत टफ कंडीशन थी एक तरीके से। जो क्लाइंबर्स थे उनके साथ वाले जो थे कंपेनियन, वो इवन मर भी रहे थे कुछ लोग तो साउथ पोल की तरफ, बट मैनेज टू से, लेकिन उन्होंने क्या किया, ना सिर्फ अपने आप को सुरक्षित किया बट दूसरे क्लाइंबर्स की भी जान बचाई। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने ऑक्सीजन शेयर की मोहन लाल के साथ, ये यहाँ से बन सकता है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये याद रखना कि मोहन लाल उनके कंपेनियन थे जिसके साथ उन्होंने ऑक्सीजन शेयर की। नेक्स्ट है विद इन 12 मंथ्स, 12 महीने के अंदर ही वो बनी मेंबर ऑफ इंडो नेपालीज वुमेन्स एक्सपीडिशन। एक्सपीडिशन होता है अभियान जो चलाते हैं, ठीक है। इंडो नेपालीज यानी कि इंडियन प्लस नेपाली वुमेन्स की जो एक्सपीडिशन होती है उसमें उनकी वो मेंबर बनी। देन स्केल्ड द एवरेस्ट सेकेंड टाइम, और माउंट एवरेस्ट पे वो दोबारा फिर से चढ़ी, यानी कि दूसरी बार हो गया, पहली बार 20 साल की उम्र में और दूसरी बार ये, ठीक है। ऑनर्ड विद पद्मश्री, उनको क्या किस अवार्ड से नवाजा गया, पद्मश्री, ये याद रखना, ठीक है, पद्मश्री से नवाजा गया। अब वो अपनी फीलिंग्स के बारे में बताती हैं, क्या, इंडियन ट्राई कलर यानी कि भारत का जो तिरंगा है, एंड हेल्ड इट अलोफ्ट ऑन द रूफ ऑफ द वर्ल्ड, मतलब संसार की सबसे ऊंची चोटी पर जब उसको लहराते हैं, इज़ अ स्पिरिचुअल मूवमेंट। तो ये क्या है, एक स्पिरिचुअल मूवमेंट है, मतलब उस फीलिंग को एक तरीके से जो लहराता है वही फील कर सकता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा डिवाइन मूवमेंट है एक तरीके से। फ्रीवेंट एनवायरमेंट, वो क्या थी, फर्वेंट होता है उत्सुक, मतलब एनवायरनमेंट के प्रति जिनको कुछ करने की इच्छा होती है। फर्वेंट होता है थोड़ा सा उत्सुक होना, एनवायरमेंटलिस्ट यानी कि जो एनवायरनमेंट के प्रति जो जागरूक हो, तो वो थी। शी कलेक्टेड एंड ब्रॉट डाउन 500 kg ऑफ गार्बेज फ्रॉम हिमालय से वो 500 किलो कचरा उठा के उन्होंने मतलब नीचे भिजवाया। नेक्स्ट बताया गया है सेकंड पार्ट में मारिया शारापोवा के बारे में। मारिया शारापोवा, ये भी नाम आपने सुना होगा, कौन है ये, रशियन गर्ल जिन्होंने रीच द समिट ऑफ वुमेन्स टेनिस एट द एज ऑफ 18 साल की उम्र में जिन्होंने वुमेन टेनिस को मतलब रीच द समिट में पहुंची वो 18 साल की उम्र में, बहुत कम एज होती है वुमेन्स के टेनिस में। मंडे 22 अगस्त 2005 नंबर 1 पोजीशन ऑन वुमेन टेनिस में इन्होंने फर्स्ट रैंक हासिल की। कौन थी ये, साइबेरियन बोर्न टीनेजर, कौन है ये, साइबेरियन बोर्न है, ठीक है। टुक ओनली 4 years टू रीच द पिनाकल, मतलब जिस शिखर तक ये पहुंची हैं उन्होंने सिर्फ 4 साल में ये अचीवमेंट जो है हासिल की। कौन सी, कि वुमेन टेनिस प्लेयर और फर्स्ट पोजीशन, ठीक है, वुमेन टेनिस प्लेयर में फर्स्ट पोजीशन उन्होंने हासिल की, और इस शिखर के लिए मात्र 4 साल उनको लगे। देखते हैं 10th बर्थडे पे, अब देखो यहाँ से 9 साल की लड़की को हैड ऑलरेडी लर्नड एन इम्पोर्टेंट लेसन इन लाइफ। 9 साल की लड़की अपनी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट लेसन सीख चुकी थी, और वो क्या था, दैट टेनिस एक्सीलेंस वुड ओनली कम एट अ प्राइस, मतलब जो टेनिस में एक्सीलेंस है वो सिर्फ कुछ ना कुछ, मतलब कहने का मतलब ये है कि जब हमें कुछ पाना होता है तो हमें कुछ खोना भी पड़ता है, और उसके लिए प्राइस क्या था, मदर से 2 साल दूर रहना, ठीक है, मदर का नेम क्या है, येलेना, और उनसे 2 साल दूर रहना। तो उनके 10th बर्थडे पे ट्रिप टू फ्लोरिडा विद फादर, वो अपने पापा के साथ गई, पापा का नाम है यूरी। लॉन्च्ड हर ऑन द पाथ ऑफ सक्सेस एंड स्टारडम, सक्सेस और स्टारडम के पाथ पे उन्होंने लॉन्च किया अपनी बेटी को, यानी कि इनको जो हमारी जिनके बारे में ये पूरा लेसन है, ठीक है। तो और ये पाथ क्या था, टेनिस, ठीक है, टेनिस में एक्सीलेंस अचीव करना उनका मारिया शारापोवा का बन गया था एम। अब देखो उन्होंने ये सब कैसे किया, वो बताती हैं अपने जब इन 4 सालों के बारे में, मतलब उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा।
जैसे गो टू बेड, यहाँ बेड नहीं आएगा, बेड आएगा, सॉरी, गो टू बेड एट 8 PM, मतलब वो 8 बजे बेड पे चली जाती थी, यानी कि सोने के लिए चली जाती थी, लेकिन जो और लोग थे वो 11 बजे जाते थे। और वो क्या, उनको मतलब जो रूममेट्स हैं वो ऑर्डर देते थे कि रूम को साफ़ करो, मतलब छोटी थी एक तरीके से, आप देखो 18 साल की उम्र बहुत कम होती है, और उनसे थोड़े बड़े होंगे इसलिए, तो उनका एक्सप्लोटेशन बोल सकते हैं थोड़ा बहुत होता था कि रूम वगैरह की सफाई तुमको मेंटेन रखना है, ये सब चलता है। और टफनेस के बारे में वो क्या बोलती हैं, देखो टफनेस क्या होती है कि अपने साथ काइंडनेस ना यूज़ करना, मतलब जितनी भी हार्ड कंडीशन आए करना है तो करना है, ये ठीक है। कि टफनेस को वो बोलती हैं की टू हर बैगिंग द वुमेन्स सिंगल्स क्रोन एट विंबलडन इन 2004 में उनको नवाजा गया वुमेन्स सिंगल्स क्रोन, ठीक है। ये एक तरीके से अवार्ड है या पद्धति है, ठीक है, पद है मतलब जिसको बोलते हैं। तो ये कहाँ हुआ था, विंबलडन में 2004 में, इससे उनको नवाजा गया। और ये बोलती हैं कि इस सब के पीछे क्या है, मेरा जो काम किया, मेरी एक चीज़ ने काम किया, वो क्या थी, टफनेस, मतलब करना है तो करना है। द वर्ल्ड नंबर 1 स्पोर्ट द फॉलोइंग ईयर एंड टू हर मीट्रिक राइज होता है मतलब हवा में उड़ना एक तरीके से, एयरी राइज, ठीक है। टू द वर्ल्ड नंबर 1 स्पोर्ट, मतलब ये वर्ल्ड का नंबर 1 स्पोर्ट है एक तरीके से जहाँ पे लोग पहुँचना चाहते हैं। एंड द फॉलोइंग, उसी के अगले साल उन्होंने नंबर 1 स्पोर्ट हासिल किया। पहला ये था, देखो टफनेस की वजह से वो बोल रही है मैंने क्या क्या हासिल किया। फर्स्ट है ये, सेकंड ये कि मीट्रिक राइज मैंने हासिल किया, जो कि एक स्पोर्ट है, मतलब लोग उसको अचीव करना चाहते हैं, और उसी के अगले साल, फॉलोइंग ईयर मतलब अगले ही साल ये मैंने अचीव किया। सो अपनी टफनेस को वो इसका हिस्सेदार मानती है एक तरीके से, कि मैंने टफनेस अपने साथ बनाए रखी इसलिए मैं ये सब अचीव कर पाई। मंत्रा फॉर सक्सेस वो क्या बताती हैं, मंत्रा फॉर सक्सेस, आई एम वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव, मैं बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हूँ। आई वर्क हार्ड, मैं बहुत मेहनत करती हूँ। एट वट आई डू, जो मैं कर रही होती हूँ उसके ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ और यही मेरा काम है। एंड इट्स माई जॉब। स्पीक अमेरिकन एसेंट, रशियन नेशनैलिटी, मैंने आपको बताया ये रशियन थी। सो रशियन नेशनैलिटी, लेकिन इनको हाइट्स कहाँ से मिली, मतलब अपना करियर इन्होंने कहाँ से बनाया, अमेरिका से, ठीक है। आगे ये अपनी रूट्स के बारे में क्या बोलती हैं, देखो, क्लियरिंग ऑल डाउट्स शी सेज आई एम ए रशियन, इट्स ट्रू दैट यूएस इज़ अ बिग पार्ट ऑफ माई लाइफ, वो बोलती हैं कि ये सच है कि यूएस जो है मेरी लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट है, लेकिन मैं रशियन हूँ, बट आई हैव रशियन सिटीजनशिप। माई ब्लड इज़ टोटली रशियन, मेरा खून पूरे तरीके से रशियन है। आई विल प्ले द ओलंपिक्स फॉर रशिया, मैं रशिया के लिए ओलंपिक्स खेलना चाहती हूँ अगर वो अलो करे, मतलब अगर गवर्नमेंट अलो करे, इफ़ दे वांट मी, अगर वो चाहते हैं कि मैं उनके लिए खेलूँ। हॉबीज़ क्या थी, फैशन, सिंगिंग एंड डांसिंग। अब ये देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट आ जाता है एक, लव्स रीडिंग नॉवेल्स, मारिया शरापोवा को नॉवेल्स पढ़ना बहुत पसंद था। और नॉवल कौन से राइटर के, आर्थर कैनन डॉयल, ये ध्यान रखना। अब देखो, सेज अबाउट मॉनेटरी गेन्स फ्रॉम टेनिस। अब देखो, जब हम ओलंपिक्स वगैरह में खेलते हैं और जब जीतते हैं कोई भी प्लेयर, तो उनको बहुत ही ज़्यादा मॉनेटरी बेनिफिट मिलता है। मॉनेटरी यानी कि पैसा बहुत मिलता है। उसके बारे में वो क्या बोलती हैं, ऑफ कोर्स मनी इज़ अ मोटिवेशन, भाई बेशक जो पैसा है वो एक मोटिवेशन है, कमाना मोटिवेशन है। टेनिस इज़ अ बिजनेस, और टेनिस जो है वो बिजनेस है या एक रास्ता है पैसा कमाने का। एंड अ स्पोर्ट, और एक खेल भी है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ टू बिकम नंबर 1 इज़ द वर्ल्ड दैट्स द ड्रीम, नंबर 1 इन द वर्ल्ड, ठीक है। लेकिन वो बोलती हैं कि बेशक पैसा मोटिवेशन है, टेनिस एक बिजनेस है और खेल भी है, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है टू बिकम नंबर 1 इन द वर्ल्ड, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मोटिवेशन का काम करती है वो क्या है, कि संसार में नंबर 1 पे आना है, ये मोटिवेशन का काम सबसे ज़्यादा करती है। दैट्स द ड्रीम केप्ट मी गोइंग, और यही था जिसने मेरे ड्रीम को, मतलब मेरे को आगे बढ़ाता रहा लगातार। तो ये था इन दोनों के बारे में, सुनीता विलियम्स एंड मारिया शरापोवा के बारे में उनकी। नेक्स्ट है लेसन 8, काठमांडू रिटन बाय विक्रम सेठ कहाँ से लिया गया है, ये हेवन लेक से लिया गया है। हेवन लेक किसके बारे में है, लॉन्ग जर्नी फ्रॉम चाइना टू इंडिया, चाइना से इंडिया, कहाँ से होते हुए, तिब्बत एंड नेपाल से होते हुए एक जर्नी है जिसको नाम दिया है उन्होंने हेवन लेक। और ये किसका, ये हेवन लेक का ही एक पार्ट है, काठमांडू, रिटन बाय विक्रम सेठ। राइटर विद मिस्टर शाह सन एंड नेफ्यू, मिस्टर शाह उनके कोई फ्रेंड होंगे, ठीक है, उनके बेटे और उनके भतीजे, और अपने भतीजे मतलब उनके साथ हो जाते हैं
2 टेम्पल्स में विजिट करते हैं और काठमांडू के 2 टेम्पल्स के बारे में ही यहाँ पे बताया गया है इस लेसन में। पहला है टेम्पल पशुपतिनाथ टेम्पल, दूसरा है बोधनाथ स्तूपा। इन दोनों के नाम याद रखना, यहीं से क्वेश्चन बन सकता है आपका इस लेसन में, ठीक है। आगे है पशुपतिनाथ, इसको क्या बोलते हैं? एंट्रेंस पे एक साइन बोर्ड लगा है एक तरीके से, उस पर क्या लिखा हुआ है? एंट्रेंस फॉर द हिंदूज ओनली, सिर्फ हिंदू लोगों के लिए। द बुद्धिस्ट श्राइन ऑफ काठमांडू, इसके ये मतलब इसको क्या बोला जाता है? बोधनाथ को, बोधनाथ स्तूपा को क्या बोला जाता है? बुद्धिस्ट श्राइन ऑफ काठमांडू। तो ये ध्यान रखना आप इनके नाम, ठीक है। अब इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस कर लेते हैं कि क्या क्या था। वैसे कुछ ज़्यादा याद करने का नहीं है इसमें और ना ही ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बस थोड़ा सा आप देख लो। जो पशुपतिनाथ है वहाँ पे जो एटमॉस्फेयर है वो फेब्राइल कन्फ्यूजन, मतलब राइटर को थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग सा लगता है क्योंकि वहाँ पे एनिमल्स भी दिखाई दे रहे हैं और पीपल भी हैं, ठीक है। और बहुत ज़्यादा जो बंदर हैं वो लड़ाई कर रहे हैं, मतलब भीड़ बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, क्राउड है। वेस्टर्न्स जो है उनको दिखाई देते हैं जो क्लेम करते हैं कि वो हिंदूज़ हैं और हमें टेम्पल में घुसने दिया जाए। एक नेपोलियन प्रिंसेस है, ठीक है, और हर कोई उसके आगे झुक रहा है और उसको रास्ता दे रहा है, मतलब एज अ गॉडेस उसको ट्रीट किया जा रहा है। बुद्ध स्तूपा में क्या होता है कि जो पशुपतिनाथ है इसके बिल्कुल अपोजिट है सब कुछ। अपोजिट कैसे है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा शांति है, जो रनिंग रोड्स हैं, जो उसकी तरफ जाता हुआ एक रोड है, ठीक है। और आउटर एज पे, मतलब जैसे आपने देखा होगा गुरुद्वारा मंदिर जो बड़े बड़े होते हैं उनकी साइड में जो रोड जाती है, उनकी तरफ जो रोड जाती है उनकी रोड की साइड्स में तिब्बतियन जो शॉप्स होती है, मतलब कुछ शॉप्स बनी होती हैं, ये स्पेशली तिब्बतियन भी हो सकती हैं, नॉर्मली कोई और भी हो सकती हैं, ठीक है। तो वहाँ पे तिब्बतियन शॉप्स है, नो क्राउड, वहाँ पे कोई भीड़ भी नहीं है। हेवन ऑफ क्वाइटनेस इन द बिजी स्ट्रीट्स, जो काठमांडू की बिजी स्ट्रीट्स में जो हेवन ऑफ क्वाइटनेस क्या है? बौद्ध स्तूपा। तो ऑथर वहाँ से क्या खरीदते हैं ये देखो। अ बार ऑफ मैर्जिपियन, अ कपल ऑफ लव स्टोरी कॉमिक्स, ये यहाँ से इंपॉर्टेंट है। और रीडर्स डाइजेस्ट, रीडर्स डाइजेस्ट क्या होता है? जिसमें मतलब बहुत सा, एक है मैगजीन है ये एक तरीके से, रीडर्स डाइजेस्ट है एक मैगजीन जिसमें ऐसे आर्टिकल वगैरह इस टाइप का कुछ छपता है, ठीक है। लास्ट ऑफ अगस्त के डेज हैं। और ये वाला देखो यहाँ से, पशुपतिनाथ टेम्पल के पास से कौन सी नदी गुजरती है? बागमती, होली बागमती, बागमती फ्लो करती है टेम्पल के पास से। अब याद करने लायक एक और चीज़ है फ्लूट। पशुपतिनाथ, बोधनाथ स्तूपा, 2 चीज़ें होगी, टेम्पल्स के नेम, एंड ये है फ्लूट। फ्लूट का उन्होंने बहुत जिक्र किया जिससे वो बहुत इम्प्रेस भी हुए थे कि कोई वेंडर था ऐसे ही फ्लूट सेलर, तो वो बांसुरी बजा के इम्प्रेस कर रहा था, उसको कोई ऐसे लालच नहीं था कि मैं अपनी बांसुरी बेचूं, बस वो मतलब बजाने में मस्त था एक तरीके से। तो वो बोलते हैं कि जो फ्लूट है वो हर धर्म में होती है, हर कल्चर में होती है। कैसे? वो उनका एग्जाम्पल देते हैं। रीड ने द रिकॉर्डर, रीड ने भी एक तरीके की फ्लूट है, मतलब अंदर से खोखली होती है और उसको बजाया जाता है। जापानीज़ में इसको बोलते हैं शकुना, शकुना बांसुरी बोलते हैं हिंदू। क्लियर ब्रीथी फ्लूट साउथ अमेरिका में, हाई पिच चाइनीज़ फ्लूट। तो इस तरीके से उन्होंने फ्लूट के बारे में एक्सप्लेन किया है कि ये एक कॉमन इंस्ट्रूमेंट है। नेक्स्ट लेसन है, ये लास्ट लेसन है हमारी इस बुक का, इफ़ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, रिटन बाय डगलस जेम्स। डगलस जेम्स, ध्यान रखना इसमें 2 करैक्टर हैं। फर्स्ट है जिरार्ड, नेक्स्ट इज इंट्रूडर। जिरार्ड एंड इंट्रूडर। जिरार्ड कौन है? जिरार्ड है जो रहते हैं एक्सेस कॉटेज में, प्ले राइट हैं, ये ध्यान रखना। जिरार्ड कौन है? प्ले राइट हैं। लिव्स, अकेले रहते हैं, मीडियम सी हाइट है, उन्होंने क्या क्या पहना हुआ है? रिम्ड ग्लासेस, लॉन सूट पहना हुआ है और ये सब बताया गया। मिस्ट्री मैन है एक तरीके से, क्यों? इंट्रूडर को ऐसा लगता है कि वो एक मिस्ट्री मैन है। गेव हिज ऑर्डर ऑन, फ़ोन पे ऑर्डर दे देते हैं, और कभी भी जो ट्रेड्समैन, मतलब उनको जो कोरियर पहुंचाने वाला आता है या कभी भी उनसे मिलते नहीं है, बस ऑर्डर देते हैं और ले आते हैं, उनको छोड़ जाते, बोलते हैं कि पार्सल ऐसे, मतलब मिलते नहीं है, गेट पे छोड़ जाओ, कुछ भी ऐसे अरेंज करते हैं। इंट्रूडर कौन है? क्रिमिनल, जिन्होंने इंट्रूडर ने इसने पहले जो मारा हुआ है किसको? कोप को, यानी कि एक पुलिस वाले को मारा हुआ है जिसकी वजह से पुलिस उसके पीछे पड़ी हुई है। थॉट दैट ही रिजेंबल्ड जिरार्ड इन बॉडी, तो वो इंट्रूडर क्या सोचता है कि मैं बॉडी वाइज जिरार्ड जैसा दिखता हूँ, तो वो सोचता है डिसाइड टू किल द जिरार्ड, तो वो सोचता है कि मैं जिरार्ड को मार दूंगा एंड देन लीव हिमसेल्फ एज जिरार्ड, और पूरी ज़िंदगी जिरार्ड बन के जीऊँगा, क्योंकि जिरार्ड को बहुत से लोग ज़्यादा नहीं जानते इसलिए। नोज, अब इंट्रूडर को क्या पता है? इंट्रूडर को बाकी सब कुछ पता है जिरार्ड के बारे में, सिर्फ ये नहीं पता कि वो एक प्ले राइट है। प्ले राइट है और बहुत क्लेवर है, ठीक है। तो
इंट्रूडर को क्या नहीं पता जिराड के बारे में कि वो एक प्ले राइट है। सीन कहाँ पे शुरू होता है, अ स्मॉल कॉटेज इंटीरियर, मतलब कि जो एक्सेस कॉटेज है जहाँ पे जिराड रहता है वहाँ पे ये सीन जो है शुरू होता है। जिराड वाज रेडी टू गो आउट, सीन में क्या होता है, जो जिराड है वो तैयार है बाहर जाने के लिए, फॉर अटेंडिंग अ रिहर्सल ऑफ हिज ड्रामा, उसके ड्रामा की रिहर्सल है उसको अटेंड करने के लिए वो जाने के लिए तैयार है। तभी पीछे से आ जाता है इंट्रूडर। इंट्रूडर थ्रेटन्स टू शूट जिराड, वो उसको डराता है कि मैं शूट कर दूंगा तुम्हें। टोल्ड दैट ही इंटेंड टू किल हिम, और बोलता है कि मेरी इंटेंशन है तुम्हें मारने की। एंड देन लिव इन हिज हाउस एज जिराड, और क्या इंटेंशन है कि मैं तुम्हें मार दूंगा और फिर तुम्हारे, मतलब उसकी इंटेंशन क्या है उसको मारने के पीछे, वो सोचता है कि मैं इसको मार के, मैंने बताया आपको कि जिराड बन के जीऊँगा। ही लर्न टू इमिटेट जिराड्स वॉइस, उसने इवन जिराड की वॉइस भी सीख ली है, ठीक है। जिराड्स, लेकिन ये सब सुन के जिराड उसको वार्न करते हैं हिम एंड टू बी केयरफुल, उसको बोलते हैं कि, मतलब वो बता देता है कि मैं क्रिमिनल हूँ, मैं भाग रहा हूँ एक तरीके से, और मैं तुम्हें भी मार दूंगा और तुम्हारी लाइफ एक तरीके से जीऊँगा, तुम किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन उसको जिराड उसको वार्न करता है और बोलता है बी केयरफुल नोट टू हिम, कि उसे मत मारो क्योंकि वो तो पहले ही एक क्रिमिनल है और एक मर्डरर भी है, ठीक है। इसलिए बेशक वो इंट्रूडर बन के तो जेल ना जाए, लेकिन अगर वो जिराड बन के जिएगा तो श्योर उसको फांसी हो जाएगी। आल्सो आस्क्ड हिम रन विद हिम इन हिज कार, और बोलता है कि चलो भाई मैं भी क्रिमिनल हूँ और तुम भी क्रिमिनल हो। स्टार्टिंग में उसको ये बोलता है, स्टार्टिंग में क्या बोलता है वो, जिराड टोल्ड हिम कि मैं कि संडे स्कूल टीचर हूँ। संडे स्कूल टीचर ये एक तरीके से इडियम्स है, इडियम है कैसे, जिराड बोलता है उसको, मतलब ट्रस्ट दिलाने के लिए बोलता है कि मैं एक संडे स्कूल टीचर हूँ, यानी कि बहुत ही ऑनेस्ट मैन हूँ, ठीक है, ऑनेस्ट मैन हूँ एक। तो ये सब बात सुन के वो ट्रस्ट कर लेता है, और फिर जिराड उसको ये सब जब बोलता है कि मैं तुम्हें मारने के लिए आया हूँ, तो वो बोलता है कि तुम हैंग हो जाओगे क्योंकि मैं तो क्रिमिनल था, लेकिन अब मैं पूरा ऑनेस्ट हूँ, मतलब मेरा बैकग्राउंड जो है वो क्रिमिनल है और मैं एक मर्डरर हूँ। तो आल्सो आस्क्ड हिम, और फिर उसको क्या ऑफर देता है जिराड कि तुम मेरे साथ भाग चलो और एक सेफ प्लेस पे हम चलते हैं। ये कहते कहते वो दरवाज़ा खोल देता है, और दरवाज़ा किसका खोलता है, बजाय कि गेट खोलने के वो कबर्ड का दरवाज़ा खोल देता है। इनफैक्ट द डोर ऑफ अ कबर्ड खोल देता है, और जिराड गेव हिम अ पुश, और उसको धक्का मारता है, कबर्ड में बंद कर देता है, कबर्ड यानी कि अलमीरा एक तरीके से, उसमें बंद कर देता है। एंड कॉल द पुलिस एंड अरेस्ट द इंट्रूडर, और पुलिस को कॉल कर देता है इंट्रूडर को अरेस्ट करने के लिए। सो ये था हमारा लेसन। इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, देखो जिराड का क्रिश्चियन नेम क्या था, जिराड का क्रिश्चियन नेम क्या था, ये इंपॉर्टेंट है, विंसेंट चार्लेस, विंसेंट चार्लेस, विंसेंट चार्लेस, ध्यान रखना, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है, जिराड ने क्या बोलता है, संडे स्कूल टीचर। इंट्रूडर लिसनड अबाउट जिराड इन एलिसबरी, एलिसबरी क्या होता है, एज अ मिस्ट्री मैन, मतलब एक मिस्ट्री मैन की तरह उसका पता था उसको। सो ये हमारी एनसीईआरटी बिहाइव बुक के चैप्टर्स कंप्लीट होते हैं। कल हम पोएम्स स्टार्ट करेंगे, ऐसे ही तीन चार करके जल्दी पोएम्स स्टार्ट करके और ख़त्म कर लेंगे। अब देखो भाई, मैंने आपको कल करवाया था गुलिवर्स ट्रैवल्स पे एंड करवाया था, रिटन बाय जोनाथन स्विफ्ट। अब मैंने आज ही देखा कि 9th क्लास के जो नॉवेल्स भी आते हैं एक, तो उसमें ना ये गुलिवर ट्रैवल ही दिया हुआ है, ठीक है, इसलिए ये थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब इसके एक दो पार्ट हैं वो पढ़ लो थोड़ा सा। देखो गुलिवर्स ट्रैवल रिटन बाय जोनाथन स्विफ्ट, ठीक है, सटायरिकल नॉवल है अबाउट एडवेंचर्स ऑफ लेमुएल गुलिवर। एक तो ये ध्यान रखना यहाँ से नाम कि किसके एडवेंचर की बात की गई है, लेमुएल गुलिवर, जो कौन है, इंग्लिश सर्जियन एंड अ सी कैप्टन। अब उनके 4 जगह पे वो रुकते हैं एक तरीके से अपनी वॉयज के दौरान, 4 जगह पे 4 तरीके के लोगों से या लैंड पे वो जाते हैं और उनको मिलते हैं। फर्स्ट है लिलीपुट, लिलीपुट में क्या है, वो बौने आदमियों से मिलते हैं, लैंड ऑफ टाइनी पीपल। लिलीपुट क्या है, लैंड ऑफ टाइनी पीपल, टाइनी पीपल मतलब छोटे लोग, और वो कितने हैं, लिलीपुटियंस क्या हैं, 6 इंच के हैं, मतलब इतने छोटे हैं, लेकिन उनकी जो पॉलिटिक्स है और पॉलिटिक्स एंड रिवेलरीज सेटराइज ब्रिटिश एंड यूरोपियन गवर्नमेंट्स, मतलब जो उनके वो पॉलिटिकल बिहेवियर वगैरह जो वो वहाँ पे शो करते हैं, वो क्या शो कर रहा है कि ब्रिटिश और यूरोपियन गवर्नमेंट है उनके कंट्रास्ट के मतलब उनका कंट्रास्ट शो कर रहा है। नेक्स्ट वो पहुँचते हैं ब्रोबडिंगम, ब्रोबडिंगम ये है लैंड ऑफ जाइंट्स, ब्रोबडिंगम लैंड ऑफ जाइंट्स। जाइंट्स का कैसे याद करोगे, इसमें जी आता है पीछे ANG, मतलब इसे जाइंट्स ऐसे ध्यान रख लो आप, ठीक है। अब है लपूटा एंड अदर आइलैंड्स, लपूटा एंड अदर आइलैंड्स, इसमें क्या होता है कि वो एब्सर्डली इम्प्रैक्टिकल साइंटिस्ट एंड इंटेलेक्चुअल से मिलते हैं, मतलब जो साइंटिस्ट होते हैं वो बेतुकी सी बातें करते हैं। एब्सर्ड होता है कि जो सोसाइटी में जिसके थॉट्स एक्सेप्टेबल ना हो, ठीक है, मतलब अजीब अजीब से थॉट्स होते हैं उस इंसान के, जो एब्सर्ड होता है। एब्सर्ड ड्रामा भी है हमारे इंग्लिश लिटरेचर में, ठीक है।
तो ये ध्यान रखना कि वो फिर मिलते हैं लापुटा एंड अदर आइलैंड पे किन से मिलते हैं, इम्प्रैक्टिकल से, साइंटिस्ट और इंटेलेक्चुअल से। नेक्स्ट है होगनम्स, होगनम्स एंड याहू, होगनम्स एंड याहू। होगनम्स कौन है? इंटेलिजेंट हॉर्सेस। होइगनम्स, होइगनम्स, होइनम्स, होइनम्स, होइनम्स याद रखना, इसकी प्रोनाउंसिएशन है होइनम्स। होइनम्स किसके लिए यूज़ हुआ है? इंटेलिजेंट हॉर्सेस को बोला गया है होइनम्स। नेक्स्ट है, और याहू कौन है? ब्रूटिश ह्यूमन लाइक याहूज। याहूज मतलब ब्रूटिश है, क्रूल से, बिहेव लाइक एनिमल्स, मतलब ह्यूमंस की तरह दिखते हैं लेकिन उनका बिहेवियर कैसा है? एनिमल टाइप। ठीक है, तो ये थे 4, ये याद रखना, ये मैंने आपको बता दिया क्योंकि ये 9th क्लास में नॉवल है और वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इसको कंप्लीट करवाया है, अदरवाइज़ ये ज़रूरत नहीं थी करने की। बस इनमें एक आध चीज़ मैं बताती हूँ, नाम कि एमुअल गुलिवर की जर्नी के बारे में है और इन चारों के नाम, और ये कहाँ कहाँ किस किस के बारे में था, जैसे लिलीपुट, टाइनी पीपल, ब्रॉबडिंग है जाइंट्स का, इस तरीके से मतलब ध्यान रखना आप। नेक्स्ट है हमारा फिगर्स ऑफ स्पीच। फिगर्स ऑफ स्पीच आई थिंक कल कंप्लीट हो जाएगा आपका। ठीक है, फिगर्स ऑफ स्पीच में देखो एनाफोरा, एपिफोरा एंड रिफ्रेन। एनाफोरा, एपिफोरा, रिफ्रेन, तीनों में क्या होता है? रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स और फ्रेज। तीनों में क्या होता है? रिपीटिशन, रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेज। अब डिफरेंस कहाँ पे आता है वो देखते हैं। एनाफोरा में क्या होता है? ए स्टार्ट होता है, ABCD का फर्स्ट लेटर है ये। ठीक है, सो इसमें क्या होता है? फर्स्ट यानी कि स्टार्टिंग। ठीक है, सो स्टार्टिंग के लाइन में अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स या कुछ लाइंस रिपीट हों उनको बोलते हैं एनाफोरा। ई से है एंड। ठीक है, मतलब कि एंड में रिपीट हों सेम वर्ड्स, सेम लाइंस। सेंटेंस के एंड में सेम 2-4 वर्ड्स आए तो उनको बोलते हैं एपिफोरा। अब पहले इन दोनों में देखो एग्जांपल, मैंने क्या बताया? एनाफोरा होता है स्टार्टिंग में रिपीटिशन, जैसे देखो इट वाज द एज ऑफ विजडम, इट वाज द एज ऑफ फुलिशनेस, इट वाज द एज ऑफ डार्कनेस, मतलब तीनों में इट वाज द एज ऑफ कॉमन है, बाकी पीछे का चेंज हुआ है, मतलब जो स्टार्टिंग में रिपीट हुआ वही 3 लाइन्स में रिपीट हो रहा है, इसी को बोलते हैं एनाफोरा। एपिफोरा में देखो सी नो एविल, हियर नो एविल, स्पीक नो, मतलब लास्ट के जो ये 2-2 वर्ड्स हैं ये हर लाइन में रिपीट हो रहे हैं, तो इसको बोलते हैं एपिफोरा, यानी कि एपी मीन्स एंड में रिपीटेशन। रिफ्रेन मोस्टली यूज होता है पोएम्स में, और इसमें क्या होता है? रिफ्रेन आर से याद करेंगे, रेगुलर इंटरवल। ठीक है, रिपीटिशन होता है आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल। ठीक है, जैसे कि एक पोएम है, फॉर एग्जांपल एक पोएम की जो फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट स्टैंजा की फर्स्ट लाइन, सेकंड स्टैंजा की फर्स्ट लाइन, थर्ड स्टैंजा की फर्स्ट लाइन, जैसे ये तीनों लाइनें सेम होंगी, इस तरीके से होता है रिफ्रेन। एग्जांपल देखो, होल्ड फास्ट टू ड्रीम्स, जैसे ये फर्स्ट स्टैंजा है। ठीक है, नेक्स्ट स्टैंजा सेकंड वाला होल्ड फास्ट टू ड्रीम्स, मतलब सेम लाइन से स्टार्ट होता है। एक पोएम का हर स्टैंजा सेम लाइन से स्टार्ट होता है, ये एक पोएम की एंडिंग लाइन, हर एंडिंग लाइन हर स्टैंजा की सेम है। ठीक है, मतलब एक इंटरवल के बाद है रिपीटिशन, उसको बोलते हैं रिफ्रेन। नेक्स्ट देखो एंटीथीसिस एंड ऑक्सीमोरोन। एंटीथीसिस में क्या होता है? अपोजिट। दोनों में, ऑक्सीमोरोन में भी और एंटीथीसिस में भी होता है अपोजिट। एंटीथीसिस में क्या होता है? थीसिस यानी कि थीम, THESIS, थीसिस से हम निकाल लेंगे थीम। ठीक है, एंटीथीसिस में होता है पूरा थीम अपोजिट, थीम और आइडिया, और ऑक्सीमोरोन में होता है अपोजिट वर्ड या फ्रेज। ठीक है, देखो एग्जांपल, होप फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। अब देखो ये बेस्ट और वर्स्ट आए तो अपोजिट हैं, लेकिन पूरा आइडिया ही इन्होंने अपोजिट कर दिया, और ये बिल्कुल साथ में नहीं आए हैं, ये चीज़ ध्यान रखो, बिल्कुल टच होके नहीं आए हैं। ठीक है, लेकिन जो इसमें क्या होगा ऑक्सीमोरोन में, ये बिल्कुल टच होके आएंगे एक दूसरे, जैसे लविंग हेट, मतलब लव और हेट अपोजिट चीज़ें लेकिन बिल्कुल साथ साथ आई हैं। स्वीट सोरो, मीठा और दुखी भी मतलब साथ साथ। सिक एंड हेल्थ, कोल्ड फायर, ब्राइट स्मोक, मतलब अपोजिट चीज़ें बिल्कुल टच होके आती हैं एक दूसरे से, उसमें वो होता है ऑक्सीमोरोन में। और पूरा आइडिया अपोजिट हो तब बोलते हैं एंटीथीसिस। ठीक है, सो ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप आपको मेरा कंटेंट पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।